सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक और फर्स्ट लेक्चर में हमने एडिशन कंपाउंड मतलब जो योगात्मक यौगिक थे उनमें और उपसहसंयोजक यौगिक में हमने डिफरेंट किया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस किया था। बेसिक जो अंतर है वो क्या था, ठीक, किन को बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक और योगात्मक यौगिक। ठीक है, अब योगात्मक यौगिक को हमें नहीं पढ़ना, हमें जो चैप्टर है उसमें हमारा क्या है, वो है उपसहसंयोजक यौगिक का। तो ये क्या होता है, मैं उसको एक बार रिवाइज कर दूं जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिर हम नेक्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैंने ये बोला था कि उपसहसंयोजक ऐसे यौगिक होते हैं जिनको यदि अपन क्या करें, किसी के अंदर घोल दे, मतलब मैंने वाटर में घोल दिया या किसी और कोई सॉल्वेंट है उनमें मैंने घोल दिया, तो मान लीजिए ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है, कोई फर्दर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला मैंने यही एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, एक उपसहसंयोजक यौगिक का ये एग्जाम्पल है, और इसको अपन डिजोल्व कर दे किसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको किस में डिजोल्व कर दिया, इसको मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। जब मैं इसको डिजोल्व करूँगा तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ से ये टूटता है हमेशा। ठीक है, जब भी आप देखोगे उपसहसंयोजक यौगिक कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मतलब उसमें एक तो ब्रैकेट लगा होगा बड़ा। ठीक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके या तो इस तरफ या फिर इस तरफ बाहर कुछ लिखा होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पोटेशियम, हो सकता है इधर कुछ लिखा हो इधर ना लिखा हो, मतलब एक तरफ जरूर मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो जब भी अपन इसको पानी में घोले या किसी और सॉल्वेंट में घोले तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये तो एक तरफ हो जाएगा, और जो ब्रैकेट है ये वाला, इसके बाहर कुछ लिखा होगा वो कुछ अलग हो जाएगा। क्लियर? तो जब मैं इसको घोलूँगा वाटर के अंदर तो क्या होगा, ये जो 4 पोटेशियम है ये तो हो जाएंगे अलग। क्लियर? और ये जो बड़ा का बड़ा जो आयन है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, ये अपना अलग हो जाएगा कुछ ऐसे, सी कुछ इस तरह से। अब बाहर से अपन ने कितने पोटेशियम अलग किए हैं, 4 पोटेशियम, तो यानी कि +4 अपन ने अलग कर लिया, तो फिर इस पर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, तो ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है जब भी इनको डिसोल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर तो ये आयन तो बनाते हैं। अब आयन तो बना है, पोटेशियम आयन ही बना है, लेकिन ये जो आयन बना इसका नाम क्या लिखे अपन, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, एक बड़ा आयन हो गया। नाम तो लिख सकते हैं लेकिन उसके ऊपर आगे पढ़ेंगे कि नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये मान लूँ कि एक आयन बन रहा है, लेकिन वो कैसा बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, जटिल आयन है। ठीक है, जटिल आयन बनने के कारण इन यौगिकों को मैंने एक नाम दिया था, और वो क्या बोला था, मैंने बोला था इनको जटिल कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल यौगिक। ठीक है, ये नाम दे दिया था जटिल। तो ये जो आयन बना ये कैसा बना है, ये बना है जटिल आयन। क्लियर? जटिल आयन बन गया। इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ही अपन बोल सकते हैं संकुल आयन। ठीक है, संकुल आयन। और ये तो नॉर्मल आयन है जो अपन ने पढ़ते भी हैं और अपने याद भी है कि पोटेशियम आयन बना है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, जब भी इनको किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाए, घोला जाए, तो आयन तो बनाएंगे, लेकिन आयन कौन सा बनाएंगे, ये जटिल आयन बनाते हैं। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें अगर अपन देखें, मतलब इसके बेसिक जो इसके बिल्कुल मूल जो आयन है वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम प्रेजेंट है इसके अंदर, आयरन प्रेजेंट है इसके अंदर, और साइनाइड, मतलब एक तो क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, पोटेशियम। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, Fe+2 प्रेजेंट है, और Cn- भी तो प्रेजेंट है। मतलब मूल जो आयन है वो कितने हैं, 1 2 3 प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं यहाँ पर देखूंगा डिसोल्व कर दिया तो एक तो मुझे पोटेशियम मिल गया। ठीक है, पोटेशियम तो मिल गया मुझे, लेकिन ये 2 तो मुझे मिले ही नहीं अलग से, फ्री नहीं मिले ना, ये दोनों नहीं मिले मुझे, मिल तो रहे लेकिन कैसे मिल रहे हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। कंबाइंड फॉर्म में मिलने के कारण क्या हुआ, अब ये दोनों अलग नहीं हो पाते। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए मैं ये जो सॉल्यूशन बना, अभी सॉल्यूशन ही है क्योंकि अपन इस कंपाउंड के पानी के अंदर घोल दिया, तो ये क्या बना है, एक सॉल्यूशन है। मतलब कुल मिलाकर ये प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए ये जो सॉल्यूशन है इसका मैं क्या करूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे टेस्ट करने हैं कौन कौन से आयन के, पोटेशियम का, इसका आयरन का और साइनाइड का, इन तीनों। ठीक है, तो फेरस का और साइनाइड का और पोटेशियम मुझे टेस्ट करना है मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर। जब मैं टेस्ट करूंगा तो देखिए एक तो क्या फ्री पड़ा है इधर, पोटेशियम। ठीक है, मुझे पोटेशियम का टेस्ट मिल जाएगा आराम से, क्योंकि पोटेशियम अलग है। तो बताइए कि मुझे जो Fe+2 है
इसका मैं टेस्ट करूँगा और साइनाइड का मैं टेस्ट करूँगा, तो मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों के टेस्ट मिलेंगे क्या, कि मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि हाँ इसके अंदर ये दोनों आयन प्रेजेंट है? सो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों आयन है ये अभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये अलग अलग नहीं है। जुड़े हुए होने के कारण अब ये अलग अलग टेस्ट देंगे ही नहीं। ये तो जुड़े हैं, कुछ अलग ही बना रखा है इन्होंने, कुछ अलग ही कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो वो तो ये आयन तो है नहीं अलग से, वो दोनों जुड़ गए तो कुछ अलग ही बना। क्योंकि हम पता है केमिकल के होते हैं आपस में आयन जुड़कर कुछ अलग ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जुड़े तो अलग आयन बना। अब ये जो आयन बना है इतना बड़ा, इसके केमिकल गुण इन दोनों से कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए वो आयन इनका टेस्ट तो देगा नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने विलयन के अंदर अपने सभी का मतलब 1 2 3 अपने सभी अवयवी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हो, क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है ये बात? इनको ही क्या बोल देते हैं? जटिल यौगिक। इनको ही बोल देते हैं संकुल यौगिक। तो ये तो थी उपसह संयोजक यौगिक। डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आई होगी क्या बोलते हैं, ठीक है। आयनों का परीक्षण नहीं देते, इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक दूसरा कंपाउंड मैंने बताया था कौन सा? योगात्मक यौगिक। तो वो भी सिंपल था, तो इसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है, कि ऐसे यौगिक जो अपने विलयन अवस्था में अपने सभी अवयवी आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण देते हों, वो देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड भी लिया था, मोर साल्ट लिया था, पोटाशियम था। अगर और भी सिंपल समझना चाहे तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ मैं, NaCl, ठीक है। मैं इसको मान पानी में घोल दूँ मैं, तो मुझे कौन सा आयन मिलेंगे? एक तो मिलेगा Na+, और एक मिल जाएगा Cl-। तो कुछ ऐसा आयन बना क्या जिसके अंदर 2 आयन जुड़े हो? नहीं है ना। Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। जब मैं इस विलयन का टेस्ट करूंगा, इसमें आयनों का टेस्ट करूंगा Na+ का, तो अलग पड़ा है, फ्री है, आराम से खुद टेस्ट देगा। और Cl- भी क्या पड़ा है? वो फ्री है, तो ये भी अपना आराम से टेस्ट देगा। तो ऐसे यौगिक जो अपने विलयन अवस्था में अपने अवयवी आयन, अवयवी का मतलब जिनसे वो मिलकर बने हैं, उनके मूल आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना घर होता है, एक कमरा बना है, तो ये किससे मिलकर बना है? ईंटों से मिलकर। तो एक जो सिंगल ईंट है वो क्या हो गई इसकी? वो उसकी अवयवी आयन हो गया, सिंगल ईंट अवयवी आयन वो हो गया। तो वो टेस्ट दे रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, ये वाली बात थी। तो ये थे उपसह संयोजक यौगिक। तो ये तो हमने पढ़ा है उपसह संयोजक यौगिक को एक डेफिनेशन की फॉर्म में कि होते क्या है, ठीक है, आयन का परीक्षण दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अब जो उपसह संयोजक यौगिक है, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है, तो हमें इसको ही आगे पढ़ना है। योगात्मक यौगिक को हम आगे डिस्कस अब नहीं करेंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक था, एक डेफिनेशन थी, वो हमने सीख ली। अब जैसा कि उपसह संयोजक यौगिक है, नाम में ही क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है उपसह संयोजक। तो एक बॉन्ड भी होता है, एक बॉन्ड होता है कौन सा? उपसह संयोजक बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। बॉन्ड जो है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। केमिकल बॉन्ड, पहला कौन सा? सहसंयोजक, कोवलेंट। दूसरा आयनिक बॉन्ड, और तीसरा होता है उपसह संयोजक बॉन्ड, जिसको कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि इन कंपाउंड में देखिए हम, नाम में क्या आ रहा है? उपसह संयोजक यौगिक आ रहा है ना, उपसह संयोजक। इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? उपसह संयोजक बॉन्ड पाया जाएगा। पहली बात तो ये। अब सिंपल सी बात है, जब भी मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मान लीजिए कोई एग्जांपल लूँ मैं इस कंपाउंड का और उसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो उसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उपसह संयोजक बन तो बनाना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब मान लीजिए मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ, अभी जस्ट जो अपना एग्जाम्पल लिया था वही ले रहा हूँ, K4 FeCN6 का ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर बना दूँ तो कैसे बने, सुनो एक बार। सबसे पहले मैं Fe की बात कर रहा हूँ। Fe मैंने लिख दिया, मिडिल में लिख दिया Fe। अब देखो ब्रैकेट जो है उसके अंदर कितने CN है? 6, क्योंकि CN के बाहर क्या लगा है? 6 लगा है। इसका मतलब 6 CN यहाँ पर प्रेजेंट है। तो CN को मैं 6 CN कैसे लिखूँगा, ठीक है। 11th में एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, एक ज्योमेट्री पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय जो ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल, उसके अंदर उसके चारों तरफ जो एटम है उनकी संख्या कितनी होती है? आयनों कुछ भी 6 होती है ना, मतलब 6 यदि
6 आयन है वो किसी आयन को चारों तरफ से घेरे रखें तो कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं, वो अष्टफलकीय बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो 6 ही तो है, तो 6 CN क्या करेंगे, इस Fe को चारों तरफ से ढक लेंगे। अब जब 6 ढकेंगे तो कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल तो कुछ ऐसी बताई थी मैंने, कुछ जिस टाइप से, मान लीजिए जो Fe है अपना, जो Fe है, Fe तो बीच में आ गया इस सेंटर में, Fe बीच सेंटर पे है, और जब बीच सेंटर में होगा तो एक CN तो ऊपर, दूसरा CN नीचे, एक CN इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आराम से ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे, क्लियर। ये इसको बोलता है अष्टफलकीय। तो अब क्या होगा, एक CN कुछ इधर रहेगा, एक CN इधर, एक CN इधर, दूसरा इधर और एक इधर, कुछ इस तरह से रहेंगे। 6 CN हो गए, 6 CN। अब देखो ये जो मैंने बनाया है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये है, जो 4 CN मैंने जोड़े हैं वो तो कुछ ऐसे हैं, मतलब प्लेन में है, 1 CN 2 3 और 4, ये वाला ऊपर और ये वाला कहाँ गया, CN नीचे, तो 6 CN हो गए। Fe मैंने मिडिल में रख ही दिया। अब ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मैं लगा दिया मैंने ये दिस, और बाहर क्या लगा हुआ है, K4, और K4 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, इसकी है, इस एग्जांपल की, इस उपसह संयोजक यौगिक की है। लेकिन इसमें मैं गलती कर रहा हूँ, और वो गलती मैंने क्या की है, मुझे पता है यौगिक कौन सा है, उपसह संयोजक यौगिक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, उपसह संयोजक बंध तो पाया ही जाएगा। तो ये जो जितने भी बॉन्ड हैं सारे कौन से हैं, उपसह संयोजक बॉन्ड है, सारे के सारे 6 बॉन्ड है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो ये डायरेक्शन है बॉन्ड की, वो मैंने CN से Fe क्यों लगाई है, क्लियर। देखो Fe से मैं CN तो लगा सकता था इसकी डायरेक्शन को, लेकिन मैंने कहाँ पे लगाया है, CN से Fe की तरफ। तो ये जो बात है ये जस्ट अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर ये ब्लॉक क्लियर हो जाएगी, क्लियर। फिलहाल तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताई है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उपसह बंध प्रेजेंट होता ही होता है, केवल उसको पढ़ रहे हैं। बॉन्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे क्यों है या CN से Fe की तरफ क्यों है, तो ये सब कुछ अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पूरा समझ में आएगा, क्लियर। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। तो उपसह से जब बंध प्रेजेंट है तो कौन सा यौगिक है, उपसह से यौगिक होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बात मैं लिख दूँ अभी, ठीक है। देखिए उपसह संयोजक यौगिक में ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक में उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है, ठीक है। एक तो ये लाइन, कोई सा भी उपसह संयोजक यौगिक हो उसके अंदर उपसह संयोजक बंध तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो इसकी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें उपसह संयोजक उपस्थित हो, ये जरूरी नहीं है कि वो उपसह संयोजक यौगिक हो। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल सा बोल रहा हूँ, ठीक है, कि उपसह संयोजक यौगिक में चाहे कितने भी हो, कोई सा भी उपसह संयोजक यौगिक हो उसके अंदर उपसह संयोजक बंध तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो इसकी कंडीशन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक कंपाउंड जिनमें उपसह संयोजक बंध प्रेजेंट हो, वो ये जरूरी नहीं है कि वो उपसह संयोजक यौगिक हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक आयन होता है ये वाला, आप चेक कर सकते हो इसको, दिस, तो इधर कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इधर ये किसी से भी बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन यहाँ चेक कर सकते हैं अपन इधर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या, एक कौन सा बॉन्ड है, उपसह संयोजक बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन मैं आयन को क्या नहीं बोलूँगा, इधर उपसह संयोजक यौगिक कभी नहीं बोलूँगा, क्लियर है। मान लीजिए किसी सोडियम से लिंक कर ले, ये सोडियम से इसने लिंक कर लिया, सोडियम से, अब ये उपसह संयोजक यौगिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि सभी आयनों में अगर उपसह संयोजक, सभी यौगिकों में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिले तो वो सभी क्या हो, उपसह संयोजक यौगिक हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो ये बात रही। अब स्ट्रक्चर हमने देख ली एक एग्जांपल लेके, क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में आगे की। सो कुछ
बॉन्ड मैंने ऐसे क्यों लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो क्या है, Fe को अंदर सेंटर में लिखा ये क्या है, Cn क्या है, बाहर K4 क्या है, इन सब को जानने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, उनको जानना है कि कुछ शब्द है ऐसे, उनको हमें पढ़ना है, उनकी जो डेफिनेशन है वो जाननी है, तब जाके हमें ये जो उपसंहसक यौगिक है ये पूरा समझ में आने लगेगा एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो नहीं बता रहा, केवल इसके जो भाग कौन कौन से हैं वही बता रहे हैं, तो ठीक है ना। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो टर्मिनोलॉजी पहला जो इसमें है, देखिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, क्लियर। तो इसमें मैंने लिया था FeCN6 और दिस, ठीक है ना, ये लिया था। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है कि किसका एग्जांपल है, उपसंहसक यौगिक का है। तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, हमें उनको पहचानना है, उनका नाम लिखना है, फिर उनको एक एक को डिटेल में फिर हम स्टडी करने वाले हैं, क्लियर है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है समन्वय मंडल। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक बोला जाएगा समन्वय मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसलिए कोऑर्डिनेशन से आया C, स्फीयर से आया S, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन इसको CS, क्लियर है। इसके बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये जो बाहर का हिस्सा होगा इसको बोला जाएगा आयनिक मंडल, क्या बोलेंगे इसको, आयनिक मंडल। तो आयनिक से आया I, मंडल से आया स्फीयर, दैट इज IS, आयोनिक स्फीयर, क्लियर है, ये हो गया। अब ध्यान देने की बात ये है, जो आयनिक मंडल है मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर का हिस्सा है ये है आयनिक मंडल। ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इधर ही प्रेजेंट हो, ये दोनों तरफ हो सकता है, किसी भी साइड ये प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया दूसरा, देखिए इस बार मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये इधर प्रेजेंट है इधर, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा CS समन्वय मंडल, और ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा अपना IS। अब ये इधर गया, ठीक है, इसमें ये इधर है, तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकता है इधर हो सकता है ये इधर हो, क्लियर बात। ओके, तो ये हो गया अपना IS आयोनिक स्फीयर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की, क्लियर। तो स्क्वायर ब्रैकेट को अपने क्या बोल दिया, CS मतलब समन्वय मंडल बोल दिया। अब इसके अंदर भी तो प्रेजेंट कुछ है, देखो अब इसके अंदर जो ये Fe प्रेजेंट है, ये वाला Fe, ठीक है, देखो Fe की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी धातु आयन होगा, ये बात फिक्स है। तो आयरन का है, हो सकता है कोबाल्ट हो, निकिल हो, गोल्ड हो, ठीक है ना, मैग्नीज हो, वो कोई से भी हो सकता है इधर, ठीक है, लेकिन होगा धातु मेटल, ये ध्यान रखना है अपन को, मेटल आयन होगा इधर, ठीक है, धातु आयन प्रेजेंट होगा। तो ये जो धातु आयन प्रेजेंट होता है ये वाला, इसको बोला जाएगा केंद्रीय धातु आयन, क्लियर, क्या बोला जाएगा इसको, केंद्रीय धातु आयन। क्यों कहाँ बढ़ रहा है ये, देखो सेंटर में बढ़ रहा है, आधा हिस्सा इधर चला गया, आधा हिस्सा इधर आ गया, कहाँ पड़ा ये सेंटर में, इसलिए मैंने बोल दिया केंद्रीय। क्या होगा ये, ऑलवेज धातु होगा। अब आयन की फॉर्म प्रेजेंट होगा तो आयन ही बोल देंगे, तो ये हो गया केंद्रीय धातु आयन। इंग्लिश में बोलेंगे केंद्रीय फॉर सेंट्रल, धातु फॉर M मेटल, आयन फॉर I। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में इसको बोला जाएगा CMI, क्या बोल देंगे शॉर्ट में इसको अपन CMI बोल देंगे। तो ये हो गई बात CMI की। अब देखिए CMI के जस्ट आगे सारे कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिसमें भी उपसंहसक यौगिक होंगे कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब जो CMI है अपना ये वाला धातु आयन, इसके जस्ट आगे एक ब्रैकेट लगा होगा, क्लियर। ये जो ब्रैकेट लगा है इसके अंदर कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होगा। अब हो सकता है ये ब्रैकेट 1 हो सकता है ब्रैकेट 2 या
3 हो वो बात अलग है, लेकिन ब्रैकेट जरूर होगा CMI के आगे की तरफ, इस तरफ, ठीक है। 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट जितने भी हो सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अपन एक ब्रैकेट को पढ़ लें तो अपन 2-3 को आराम से पढ़ सकते हैं, वही बात होनी है जो इसमें होना है, ठीक है। CMI के आगे जो छोटा ब्रैकेट होगा उसके अंदर कोई आयन प्रेजेंट होगा और उसको बोला जाएगा लिगेंड। क्या बोल देंगे उसको? लिगेंड। दैट इज LIGANDS, लिगेंड्स, दैट इज लिगेंड्स, ठीक है। इस छोटे ब्रैकेट के अंदर कुछ आयन लिखे होंगे, उनको बोल देंगे मैं लिगेंड। ये हो गए अपने लिगेंड। और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी होगी। अब ये जो संख्या है वो किसकी है? CN की तो है, मतलब जो लिगेंड है कितने हैं यहाँ पर? 6 लिगेंड है। ये तो रिप्रेजेंट होगी संख्या कि CN 6 है, तो इसका मतलब CN क्या है? यहाँ लिगेंड है। तो लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। तो ये संख्या होती है लिगेंडों की। इस संख्या को बोला जाएगा समन्वय संख्या। क्या बोल देंगे? समन्वय संख्या। अगेन समन्वय को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, संख्या को बोलेंगे नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में बोल देंगे अपन इसको CN। क्या बोल देंगे? CN। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी उपसहसंयोजक यौगिक की, ठीक है। समन्वय मंडल, समन्वय संख्या, लिगेंड, केंद्र धातु आयन और आयनिक मंडल। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा 2 टर्मिनोलॉजी और है। क्लियर? उनको अपन जब कंपाउंड का पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मतलब ऑक्सीजन अवस्था निकालना भी टॉपिक आएगा, वो अपन पढ़ेंगे, तब उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या है, ठीक है ना। प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता है, इतना टफ नहीं है, एक बेसिक सा है, तो उनको अपन वहाँ पे देखेंगे। क्लियर? तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी। अब इनमें से अपन को एक एक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? CMI को, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन क्या होता है। ये CMI है। ओके, ये हो गया CMI। तो केंद्रीय धातु आयन, तो पहला जो नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि क्या है, एक धातु होगा, ऑब्वियसली धातु होगा, वो भी किस फॉर्म में होगा? आयन की फॉर्म में होगा। धातु आयन लेंगे कोई भी, ठीक है। अब देखिए धातु आयन कौन सा लें, ठीक है ना। तो ये अपन को देखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोल रहा कि वही बनाते हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा में है, अधिकतम जो अपन बोलते हैं मैक्सिमम, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो ही क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व, ठीक है। आगे लिख दूं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व होते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। और जब ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाएंगे तो यही क्या कहलाएंगे? CMI कहलाते हैं। CMI क्यों कहलाते हैं? ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। अब है क्या सेंट्रल में प्रेजेंट, कैसे हो रहे हैं, कैसे ये उपसहसंयोजक यौगिक बना रहे हैं? तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उपसहसंयोजक जो यौगिक है इनमें एक बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, और वो कौन सा होगा? उपसहसंयोजक बॉन्ड होगा ही होगा उपसहसंयोजक यौगिक में। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मतलब जो संक्रमण तत्व है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जो भी है, ठीक है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक जो चलता है अपना, वो एलिमेंट सारी क्या है? संक्रमण की है। इससे आगे हम बात करेंगे, गोल्ड है, सिल्वर है अपना, ना, सारे एलिमेंट जो भी है। ये जो एलिमेंट है संक्रमण तत्व वाले, इनके पास क्या होता है एक्चुअल में?
रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? कौन से कक्षक प्रेजेंट होते हैं? रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया आयरन का। किसका ले लिया? आयरन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा? 26। ये हो गया आयरन 26 पे। एक काम करता हूँ, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूँ तो 26 पे तो क्या लिख देंगे अपन? 1s2 लिख दूँ आगे, फिर 2s2, फिर 2p6 हो गया, ठीक है, 3s2, 3p6। क्लियर है? 3p6 के बाद आएगा 4s2। क्या जाएगा? 4s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, 10 हो गए, 12, 18 और 2 कितने हो गए? 20। कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो भरेंगे अपन 3D के अंदर। तो 3D जो कक्षक है उसके अंदर कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 6 जा रहे हैं। 26 हो गए टोटल। 3D के अंदर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो D कक्षक है उसके अंदर अपन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँ, ये जो D है 3D है, इसको कुछ ऐसे बना दूँ, कुछ ऐसे। इसमें कितने? 5। ठीक है। तो जो D कक्षक है इसके अंदर 5 के होते हैं अपने, ये इसके। अब ये जो कक्षक है, 5 कक्षक है D को, उसके देखिए इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो एक मैंने ये भर दिया, 2, 3, 4, 5 और एक क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब ये जो Fe है ये Cn के साथ में बॉन्डिंग करेगा या फिर लिगेंड या फिर उपसह संयोजक कंपाउंड बनाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल सारे कैसे हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना? कुछ ऐसे डबल हो जाते हैं, कुछ लाइक वाइज। चलो छोड़िए, इसको डबल मत करो, वो आगे की बात है। चलो ठीक है, अभी समझ में आएगा भी नहीं है कि डबल कैसे किए हैं मैंने। ठीक है ना? अभी हम लोग सिंगल रहने देते हैं इनको, कुछ ऐसे। चलो सिंगल में रख दिया, नो इश्यू, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो 3D में तो आ गए 6। अब देखिए 4s भी चल रहा है ना, चौथा जो कोस है वो भी तो यहाँ पे चल रहा है। 4s के बाद क्या आएगा? फिर 4p आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 4d भी तो आएगा। अब देखिए 4 जो p है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना। 4d में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। 4d को छोड़िए, 4p तक की बात कर लेते हैं। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, 0 है। इसका मतलब 4p है वो बिल्कुल कैसा पड़ा है? बिल्कुल खाली पड़ा है कि नहीं? 4p कक्षा बिल्कुल क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के, उनमें क्या होता है एक्चुअल में? रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर रिक्त कक्षक प्रेजेंट है तो बस यहीं से ये उपसह संयोजक यौगिक बना लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं वो सुनिए एक बार। थोड़ी पहले मैंने एग्जांपल लिया था ये, और मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी। क्लियर? स्ट्रक्चर बना ली थी। इसको मैं नाम दिया था लिगेंड, Cn को। लेकिन यदि मैं एक Cn को बाहर निकालूं तो Cn होता कैसा है एक्चुअल में? यही तो होता है, Cn माइनस होता है। ये तो कितने Cn है? 6 Cn है। अपन एक Cn की बात कर रहे हैं फिलहाल। एक Cn के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। कौन सा? माइनस। एक माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? एक लोन पेयर ही तो होता है। अब ये जो Fe है इसके पास इधर क्या है? खाली कक्षक है। और Cn के पास क्या है? एक लोन पेयर है। अब मुझे बताइए, जो उपसह संयोजक बंध होता है वो कैसे बनता है? पढ़ा था ना अपन ने। एक तो बॉन्ड है सह संयोजक बॉन्ड, तो सह संयोजक बॉन्ड तो बनता है इलेक्ट्रॉन का साझा करने से, बात क्लियर। एक था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे तो वो आयन बन जाते हैं उधर, तो वो बनता है। फिर एक क्या लगेगा उनमें? अट्रैक्शन लगता है, वो होता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन मान लीजिए कोई एटम अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे दे, Cn को माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे देगी इस खाली कक्षक में। जब कोई एटम या आयन अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे दे तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनता है? उपसह संयोजक बॉन्ड बनता है। पहली बात तो ये अपन देख सकते हैं, Cn के पास क्या है? लोन पेयर है, माइनस चार्ज है। Fe के पास क्या है? खाली रिक्त कक्षक है। तब ये Cn अपना लोन पेयर इसको देगा तो Fe और Cn के बीच क्या बन जाएगा? एक उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। कुल मिलाकर ये जो बात है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है एक्चुअल में? इधर एक उपसह संयोजक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक Cn
और एक Fe का जो एक कक्षक है उसके बीच क्या बन गया, एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बन गया। लेकिन कितने CN है, 6 CN है, तो 6 ही जब एक ही लोन पेयर देंगे, एक यहाँ दूसरा यहाँ, फिर एक 4D में दे देगा आगे जाके, कौन सी बात आ रही है, तो 6 क्या बन जाएंगे, उपसहसंयोजक बॉन्ड बन जाएंगे और वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये अब देखिए अपन तो अभी CMI पढ़ रहे हैं, अपन अभी स्ट्रक्चर या थ्योरीज नहीं पढ़ रहे कैसे बनते हैं। ठीक है, वो अपन को बात नहीं करनी है अभी, केवल CMI क्या होता है। तो CMI क्या होता है, एक धातु आयन होता है जो कि उपसहसंयोजक यौगिक के सेंटर में केंद्र उपस्थित होता है। ठीक है, इन धातु आयनों के पास रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब मैं सीधा लिख दूं, ठीक है, तो मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं लिख दूं CMI के पास रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें ये लिगेंड, अब लिगेंड का मतलब समझ आगे होगा। लिगेंड वो है, कोई भी आयन होगा जो अपना लोन पेयर दे देगा, किसको, CMI को। पहले अभी तो मैं CN का एग्जांपल लिया तो वही है। ठीक है, और लिगेंड को अपन आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट उसके बाद, तो वहाँ पे उसको और क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो वो आइडिया रखना है कौन है यहाँ पर लिगेंड, जो सेंट्रल जो CMI से जस्ट आगे छोटे ब्रैकेट में प्रेजेंट हो, और वो क्या काम करता है, लोन पेयर देने का, किसको, CMI को, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये जिनमें, ठीक है, जिनमें होते हैं, जिनमें लिगेंड अपना लोन पेयर देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। एक बात ये, जस्ट अभी एग्जांपल लिया। अब देखिए मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जो लोन पेयर है एक्चुअल है वो कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। किसको दे रहा है, CMI को। क्लियर, लोन पेयर कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, किसको, CMI को। अब एक होता है लुईस क्षार, एक होता है लुईस अम्ल। अब CMI है वो किसका काम करेगा यहाँ पे, ये लोन पेयर ले रहा है फिर दे रहा है CMI तो लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है अपने खाली कक्षक में, इसलिए जो CMI है वो यहाँ पर कैसा काम करेगा, लुईस अम्ल का काम करेगा। तो लिख सकते हैं CMI लुईस अम्ल का कार्य करते हैं, जबकि जो लिगेंड है वो किसका काम करेंगे, वो करेंगे किसका, लुईस क्षार का। ठीक है ना, तो ये रही बात अपनी CMI की। CMI कैसे है, किसको बोला जाता है, क्या होगा। ठीक, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, अभी जो मैं बोल भी रहा था, स्ट्रक्चर जब बनी थी, स्टेप बना रहा था, कि जो बॉन्ड की डायरेक्शन थी वो मैंने खाली की थी CN से Fe की तरफ, याद होगा। तो देखिए जो CN है वो क्या है अपना, लिगेंड ही तो है। CN क्या था अपना, इधर लिगेंड है। Fe क्या है अपना, CMI था। क्या था, CMI। लोन पेयर कौन दे रहा है, CN दे रहा है। किसको दे रहा था, Fe को दे रहा था, इसके खाली कक्षक में लोन पेयर दे रहा है CN। किसको दे रहा था, Fe को। अब बताइए जो बॉन्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, CN से Fe की तरफ होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लोन पेयर कौन दे रहा है, CN दे रहा है, किसको, Fe को। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड बनेगा उपसहसंयोजक, उसकी जो दिशा है वो भी क्या होगी, CN से Fe की तरफ होगी। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बोल दूं कि जो बॉन्ड की जो दिशा है वो किधर क्या होगी, लिगेंड से मेटल आयन की तरफ। एक बात है, मेटल आयन नहीं बोल सकते, CMI बोल दो, एक ही बात है। लिगेंड से कहाँ होगी, मेटल, CMI की तरफ होगी उपसहसंयोजक बॉन्ड की दिशा। बस एक ये बता दिया, तो अब बात समझ में आई होगी। जब मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें जो मैंने उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाए थे उनकी जो डायरेक्शन थी वो किधर थी, CN से Fe की तरफ थी। क्लियर है ये बात। तो ये आ गई बॉन्ड की अपनी डायरेक्शन, और बात किसकी हो गई खत्म, CMI की यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब बात करें, एग्जाम्पल पूछ ले, CMI के एग्जाम्पल बोलिए, तो बोल सकते हैं, कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है। CMI मैंने बोल दिया, संक्रमण तत्व ले सकते हैं, Fe ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, मैग्नीज ले सकते हो। ठीक है ना,
सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, ठीक है ना, प्लेटिनम ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हो, पैरेडियम ले सकते हो। क्लियर है? तो एग्जाम्पल तो ये था अपना CMI। अब CMI के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, दैट इज लिगेंड। कि लिगेंड क्या होते हैं। क्लियर? अब देखिए जो लिगेंड टॉपिक है इसमें यही अपना काफ़ी बड़ा है और यही शायद 1 या 2 वीडियो में अपने यही खत्म होगा। लिगेंड बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में यहाँ से, ठीक है। वो स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि लिगेंड के एक स्ट्रक्चर दीजिए, बस 1 नंबर क्वेश्चन इतना सा आएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिगेंड का, अभी लगा दूं मैं, मोस्ट टॉपिक है, ठीक है ना। लिगेंड से क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड में, 100% बनेगा लिगेंड से, तो ठीक है। अब है क्या लिगेंड? पहली बात इसको बोलेंगे, CMI के बाद लिगेंड चल रहा है अपना। तो देखिए लिगेंड ऐसे आयन या फिर उदासीन अणु होते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, लिगेंड क्या है? तो लिगेंड है वो आयन हो सकते हैं। क्लियर? ये उदासीन अणु हो सकते हैं। क्लियर? आयन दोनों तरह के हो सकते हैं, हो सकता है वो धनावेशित हो सकता है वो ऋणावेशित हो। आयन कोई सा भी हो सकता है, दोनों तरह के, धनावेशित हो, ऋणावेशित या फिर उदासीन अणु। अब मैं क्या बोला सुनिए। सो ऐसे आयन या उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो। क्लियर? और जो अपना लोन पेयर धातु आयन मतलब CMI को दान कर सके। बात समझ में आई है? किसको बोलेंगे? लिगेंड। अगेन ऐसे आयन और या उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो और वो अपना लोन पेयर CMI मतलब केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में दान कर सके, जिससे उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो सके, उनको क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं लिगेंड। ये तो बात आई थी इसकी डेफिनेशन की। अब एग्जाम्पल में कैसे मानूं कि एग्जाम्पल सही है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो करेक्ट है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अमोनिया का। किसका लिया है? अमोनिया का। और मुझे पता है अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अच्छा वो चार्ज है क्या? इसके ऊपर आवेश है क्या? आवेश नहीं है। इसका मतलब कैसा है? ये उदासीन अणु है, लेकिन क्या प्रेजेंट है? इधर लोन पेयर प्रेजेंट है। और अमोनिया अपना लोन पेयर मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता इधर Fe, और इसके पास क्या प्रेजेंट है? अतिरिक्त कक्षा प्रेजेंट है। तो ये ओब्वियसली अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देती। जब ये लोन पेयर डोनेट कर देती तो इसको मैं क्या बोलूँगा फिर? अब लिगेंड क्या बोल दूँगा? इसको मैं लिगेंड बोल दूँगा। अगेन देखिए CN-, जस्ट अभी जो एग्जांपल में लिया था अपन ने, CN- कैसी है? आयन है। कौन सा आयन प्रेजेंट है? माइनस, ऋणात्मक आयन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि जहाँ पर माइनस प्रेजेंट हो वहाँ पर हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा ही होगा, ये बात तय है। जब पर माइनस प्रेजेंट है इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो CN- है ये भी क्या कर सकता है? Fe के या फिर कोई भी CMI हो दूसरा, निकिल कुछ भी हो सकता है, उसके रिक्त कक्षक में इस लोन पेयर को दान कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये भी क्या है? एक लिगेंड है। ठीक है? तो ऐसे आयन होंगे या फिर उदासीन अणु होंगे जिनके पास या तो ऋणावेश उपस्थित हो या फिर लोन पेयर उपस्थित हो। ऐसे बोल दो कि जहाँ पर ऋणावेश होगा वहाँ पर लोन पेयर तो होगा, तो ऋणावेश उपस्थित हो या लोन पेयर उपस्थित हो और वो उसको दान कर सके। इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसा ना हो कहीं को दान ही ना कर रहा हो तो आपने बोल दिया सब तो लिगेंड है। लिगेंड उसको बोलेंगे जो अपना माइनस चार्ज या ऋणावेश या फिर लोन पेयर को CMI के रिक्त कक्षक में दान कर सके। उसमें जो क्षमता होनी चाहिए कि वो दान करे। भाई दान करेगा तभी तो क्या बनेगा? उपसह संयोजक यौगिक बनेगा, सॉरी उपसह संयोजक बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और तभी अपन क्या बोलेंगे उसको कि हाँ उपसह संयोगिक बना। काफ़ी ऐसे कंपाउंड भी है जिनके पास लोन पेयर तो होता है लेकिन वो उसका दान नहीं करते। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पायरोल, ठीक है ना, ये पायरोल है, मैंने पायरोल बना दी इधर दिस, तो ये है पायरोल। और जो नाइट्रोजन है इसमें, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन को लोन पेयर तो है लेकिन ये लोन पेयर को ये इस Fe को डोनेट नहीं करता।
ठीक है, क्यों दान नहीं करता? सुनिए, ये जो लोन पेयर है एक्चुअल में क्या होता है, ये लोन पेयर इधर घूम जाता है। जब ये यहाँ घूमेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के फिर इधर, और ये वाला टूट के फिर इधर, मतलब घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर ये बोल दो, जो लोन पेयर है ये इन पाई बॉन्डों के साथ में संयुग्मन में रहता है। संयुग्मन का मतलब घूमता रहता है। घूमने का मतलब क्या हुआ, इसमें अनुनाद होता रहता है, और जो अनुनाद होता है वो किसके कारण होता है, इस लोन पेयर के कारण होता है। और यह पता है कोई भी यौगिक को जिसके अंदर अनुनाद होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। अब मान लीजिए ये पायरोल अपना लोन पेयर इस Fe को दे दे। जब ये लोन पेयर इस Fe को देगा तो इसका तो क्या खत्म हो जाएगा, अनुनाद खत्म हो जाएगा। और जब इसका अनुनाद ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये तो अस्थायी हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड ऐसा पागल होता नहीं है कि वो अपना अनुनाद ही खत्म कर ले, ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो पायरोल अपना लोन पेयर इस Fe को डोनेट नहीं करती। तो मैं यही तो बोल रहा था कि ऐसे अणु या फिर आयन हो जो अपना लोन पेयर या ऋणावेश CMI के रिक्त कक्षा में दान कर सके। इतना एबल होना चाहिए, वो उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो दान कर सके, ये मस्ट है। क्लियर, दान करेगा तभी क्या बनेगा, उपसय से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं लिगेंड। तो ये तो लिगेंड की डेफिनेशन थी, बात थी, ठीक है। डेफिनेशन तो इनकी ये है। अब देखिए जो लिगेंड है, वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। क्लियर, जो लिगेंड है वो क्या कर रहे हैं, लिगेंड को मैंने L से लिख दिया, M का मतलब मैंने लिख दिया मेटल, मेटल का मतलब CMI, क्या लिख दिया इसका मतलब CMI, ठीक है। तो इस मेटल के पास क्या होंगे, इधर रिक्त कक्षा प्रेजेंट होंगे, और लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट होंगे, अपने पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तब ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। क्लियर है, तो आगे क्या हो जाएगा, एक क्या बनेगा, उपसह संयोजक बॉन्ड बनेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, लिगेंड से मेटल की तरफ होगी। ये बात अब समझ में आ रही होगी, क्योंकि लोन पेयर कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। किसको दे रहा है, मेटल को। तो बॉन्ड जो बनेगा उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या होगी, लिगेंड से मेटल की तरफ होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोन पेयर कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। इसके लिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लोइस क्षार बोल दूं। और जो धातु आयन है ये लोन पेयर ले रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोल दूं, लोइस अम्ल बोल सकता हूँ। बताइए बात क्लियर है या नहीं। लिगेंड को बोल सकते हैं लोइस क्षार, मेटल जो धातु आयन है इसको बोल सकते हैं लोइस अम्ल। दो बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो लिगेंड किसको बोला, सबसे पहले CMI पढ़ा। CMI क्या होते हैं, ठीक है। उनको लोइस अम्ल क्यों बोलते हैं, ये बात समझ में आएगी। CMI होते हैं, कौन से हो सकते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं, ज़्यादातर वही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर के प्रेजेंट होते हैं, रिक्त कक्षा प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वो लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले लोन पेयर को ग्रहण कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, उपसंहसी बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस किया कि लिगेंड क्या होते हैं। क्लियर, डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देके, सॉरी एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। तो ये हुई लिगेंड की बात। अब हम जो लिगेंड है उसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। मैंने एक दो एग्जाम्पल बताए हैं, अमोनिया का बताया था, साइनाइड का बताया था, बहुत सारे होते हैं लिगेंड, ठीक है ना, याद करने पड़ेंगे अपन को, ये बहुत सारे लिगेंड हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, अब जो लिगेंड ही चलेगा अगले वीडियो तक। क्लियर, नेक्स्ट है लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं लिगेंडों का, कितने प्रकार से ये होता है। क्लियर है बात। तो देखिए जो लिगेंड है लिगेंडों को बांटा गया है कुछ इस प्रकार से। पहला जो टाइप है वो है एक दंतुक, ठीक है, नाम है इसका एक दंतुक। दंतुक मतलब दांत की बात कर रहे हैं, टीथ जो होता है ना, एक दंतुक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोनोडेंटेट। क्या बोल देते हैं, मोनोडेंटेट। डेंटेट मतलब टीथ, ये दांत होते हैं इसमें को। तो ये एक दंतुक। इसके बाद आएगा अगला द्विदंतुक, बाइडेंटेट। इंग्लिश में बोलेंगे कि
डेंटेट, दिस बाइडेंटेट। नेक्स्ट आएगा त्रिदंतुक, ट्राइडेंटेट, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्दंतुक, टेट्राडेंटेट, ओके। नेक्स्ट है ये पंचदंतुक, ठीक है, पेंटाडेंटेड, और लास्ट का हो जाएगा इसमें षष्ठ दंतु मतलब हेक्सा डेंटेड, ठीक है। तो ये हो गया पेंटा, एंड दैट इज हेक्सा। तो ये षष्ठ दंतु हो गया, वो पंच दंतु हो गया। अब है क्या, क्लासिफिकेशन मैंने कर तो दिया इनका, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस से मैंने इनका किया, ठीक है। पहले वो डिस्कस कर लेते। देखिए जो लिगेंड होगा, ठीक है ना, वो कितने लोन पेयर दान कर सकता है उसके बेसिस पे, तो बोल सकते हैं कि लोन पेयर की जो डोनेट करने की एबिलिटी है उसके बेसिस पे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं एक दंतु, द्विदंतु, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ में, ठीक, कितने लोन पेयर दे रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड है जो केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक दंतु। क्लियर है। ऐसा कोई लिगेंड है जो कितने लोन पेयर वो करते दान, दो, द्विदंतु। ऐसा कोई लिगेंड जो 5 लोन पेयर दान करता हो, क्या कहलाएंगे, पंचदंतु। और ऐसा भी लिगेंड होते हैं जो कितने लोन पेयर डोनेट करते हैं, 6 लोन पेयर, उनको क्या बोलेंगे, षष्ठ दंतु लोन